क्या भारत में बनने वाले रफाल एक्चुअली फ्रांस में बनने वाले रफाल से महंगा होने वाला है? क्या भारत का एक हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट पाकिस्तान के अंदर बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही सर्वेलेंस कर सकता है? क्या भारत फ्रांस के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला है? और क्या चाइना का नया बैरेज वेपन फ्यूचर में ड्रोन वॉर को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी जैसे जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू होने की तैयारी किया जा रहा है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। अगर रफाल भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो क्या ये फ्रांस में बनने वाले रफाल से सस्ता पड़ेगा या फिर Su-30 MKI की तरह भारत में बनने वाले रफाल ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं? अब फ्रांस में बनने वाले रफाल इस वजह से सस्ते पड़ने वाले हैं क्योंकि फ्रांस में रफाल की प्रोडक्शन लाइन पहले ही अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका है और उनका जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट था वो रिकवर हो चुका है। वहीं भारत में प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए एडवांस टूलिंग, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीशन मशीनिंग, टेस्टिंग फैसिलिटीज और वर्कफोर्स ट्रेनिंग जैसे कई मुद्दों पर काम करना पड़ेगा और इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए भारत में बनने वाले रफाल की फ्लाईवे कॉस्ट फ्रांस में बनने वाले एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा होने वाला है, लेकिन यहाँ असली गेम लाइफ साइकिल कॉस्ट का होने वाला है। अब रफाल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को मिनिमम 35 से 40 साल तक ऑपरेट किया जा सकता है। इस दौरान स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, अपग्रेड्स और लॉजिस्टिक पर एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले लगभग 2 गुना या 3 गुना खर्चा हो जाता है। अगर प्रोडक्शन भारत में किया जाता है तो डोमेस्टिक MRO फैसिलिटी इंडियन सप्लायर्स के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। इससे इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट पर डिपेंडेंसी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस अराउंड का टाइम रिड्यूस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये प्रोडक्शन लाइन सिर्फ रफाल के लिए नहीं होने वाला है, बल्कि आगे चल के इसे भारत को एडवांस कंपोजिट, प्रिसीशन इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और फाइटर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है, जो कि फ्यूचर में एमका प्रोग्राम में काम आ सकता है। कुल मिलाकर फ्रांस में बनकर डिलीवर होने वाले रफाल भारत को शॉर्ट टर्म में सस्ते पड़ने वाले हैं, लेकिन भारत में बनने वाले रफाल लॉन्ग टर्म में भारत को लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर अवेलेबिलिटी रेट को डिलीवर कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर सिर्फ यूनिट कॉस्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो भारत में बनने वाले रफाल हमको फ्रांस में बनने वाले रफाल के मुकाबले महंगे ही पड़ने वाले, लेकिन बाद में इनकी कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने लगेगा, जो कि आगे चल के हमको फायदा देने वाला है। अगला अपडेट भारत के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से अभी फ्रांस की फ्यूचर कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी FCS में शामिल होने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है और इसी डेवलपमेंट के बाद यूरोप और खास करके जर्मनी के डिफेंस सर्कल में काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, भारत ने अभी ऑफिशियली प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए इफर्ट को इनिशिएट किया गया है। लेकिन ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ये अनाउंसमेंट फ्रांस और जर्मनी की FCS प्रोग्राम को लेकर डिसएग्रीमेंट के बाद सामने आ रहा है और इस बात को लेकर जर्मनी थोड़ा नाखुश नजर आ रहा है। अब जब भी हम 6th जनरेशन फाइटर की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होता है, इसमें एडवांस स्टेल्थ, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम, कॉम्बैट क्लाउड और लॉयल विंगमैन ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजाइन ऑथोरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडस्ट्रियल वर्कशेयर। यही वजह है कि कुछ जर्मन कमेंटेटर FCS प्रोग्राम में भारत के पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट को लेकर स्केप्टिकल नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया कमेंट्री है, कोई ऑफिशियल जर्मन असेसमेंट नहीं है। भारत के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी तभी वैल्यूएबल होने वाला है जब न्यू दिल्ली को इसमें शामिल होने के बाद मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट रोल मिलने वाला है, वरना भारत को सिर्फ कस्टमर या मैन्युफैक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। अगर फ्रांस के साथ कोऑपरेशन आगे बढ़ता है तो प्रपल्शन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऑटोनोमस सिस्टम और मिशन कंप्यूटिंग जैसे एरिया में भारत के इंजीनियर्स को वैल्यूएबल डाटा मिल सकता है और एक्सपीरियंस मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत का यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर इकोसिस्टम में शामिल होना एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जरूर होने वाला, लेकिन जर्मनी इससे थोड़ा नाखुश नजर आ रहा है क्योंकि जर्मनी खुद अभी
साउथ के साथ मिलकर अपनी एक फाइटर जेट को डेवलप करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जापान भी यूके और इटली के साथ मिलकर अपनी अलग ही एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहता है और ये सभी भारत को इसमें शामिल करना चाहते हैं। और अभी अगर भारत फ्रांस के साथ ज्वाइन कर लेता है तो इस वजह से वो थोड़ा नाखुश नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या भारत को फ्रेंच ओरिजिन 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या अपने एमका को 6th जनरेशन कैपेबिलिटी की तरफ इवॉल्व करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट यानी हैप्स प्रोग्राम की तरफ से है। सवाल ये कि क्या भारत के फ्यूचर हैप्स बिना पाकिस्तानी एयरस्पेस में एंटर किए पाकिस्तान के अंदर डीप सर्वेलेंस कर सकते हैं? हैप्स बेसिकली सोलर पावर अनमेंड एयरक्राफ्ट होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 17 to 25 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सैटेलाइट से काफ़ी नीचे लेकिन कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट और कमर्शियल एविएशन से बहुत ऊपर रह के ऑपरेट करते हैं और वीक्स या मंथ्स तक कंटिन्यूसली हवा में रह सकते हैं। अब यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट या हैप्स की सबसे बड़ी खास बात समझते हैं। अराउंड 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से पावरफुल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और सिग्नल इंटेलिजेंस सेंसर काफ़ी लार्ज एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत अपनी वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास इंडियन एयर स्पेस के अंदर अगर कोई हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को ऑपरेट करता है तो पाकिस्तान के अंदर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक मिलिट्री एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली 50,000 फीट से लेकर 60,000 फीट के आसपास ऑपरेट कर पाते हैं, जबकि हमारे जो हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स होने वाले ये 70,000 to 80,000 फीट के आसपास ऑपरेट करने वाले, जिस वजह से पाकिस्तान के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को इतनी आसानी से टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स कंप्लीटली इनवल्नरेबल होने वाले हैं। एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम थियोरेटिकली हाई एल्टीट्यूड टारगेट को एंगेज कर सकते हैं और फ्यूचर में हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन पीस टाइम में अगर भारत इनको इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉय करता है तो पाकिस्तान के अंदर नज़र रखना काफ़ी आसान होने वाला है। कुल मिलाकर हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स भारत के सैटेलाइट्स, अवेक्स और लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज के बीच एक परसिस्टेंट सर्वेलेंस लेयर को प्रोवाइड कर सकता है जो बॉर्डर के ऊपर कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस कलेक्शन में एक्सट्रीमली इफेक्टिव साबित होने वाला है। अगला अपडेट चाइना के नए मल्टी बैरल बैरेज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है, जिसे स्पेशली ड्रोन स्वाम, लॉटरिंग मुनिशन और एक लार्ज लेवल की लो लेवल अटैक को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा चैलेंज अब ये नहीं है कि एक मिसाइल या एक ड्रोन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। असली चैलेंज तब आता है जब एक साथ हंड्रेड्स ऑफ लो कॉस्ट ड्रोन और मिसाइल अटैक करते हैं। अब ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस गन एक एक टारगेट को ट्रैक करके एंगेज करते हैं, लेकिन सैचुरेशन अटैक में डिफेंडर के पास लिमिटेड एमुनेशन, रिएक्शन टाइम और फायर पावर कैपेसिटी मौजूद होता है। चाइना का यह नया कॉन्सेप्ट इसी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करने वाला है। इस सिस्टम में मल्टीपल गन बैरल को एक साथ टाइटली एक क्लस्टर कन्फिगरेशन में डिज़ाइन किया गया, यानी इंडिविजुअल टारगेट को हिट करने के वजह ये सिस्टम एक स्पेसिफिक एरियल कॉरिडोर में एक हाई डेंसिटी बैरेज को क्रिएट करने वाला है। आसान भाषा में समझे तो एक ड्रोन के पीछे एक प्रोजेक्टाइल भेजने के बजाय पूरे एरिया में एक तरह का इंटरसेक्टिंग प्रोजेक्टाइल कर्टन को क्रिएट किया जाता है, यानी अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। अगर इनकमिंग ड्रोन अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉलो भी करते हैं तभी वो उनके चपेट में आ जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चाइना की तरफ से इन सिस्टम को डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसमें हैवी ट्रक, ट्रैक्ड व्हीकल और पोटेंशियली नेवल प्लेटफॉर्म भी शामिल होने वाला है। यानी ये एक तरीके से मल्टी रोल सिस्टम होने वाला है जिसको तीनों सर्विस में शामिल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि ये रिलेटिवली लो कॉस्ट एमुनेशन का इस्तेमाल करके लार्ज ड्रोन स्वाम को काउंटर कर सकते हैं, जहां पर एक्सपेंसिव सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन इसका एक्चुअल इफेक्टिवनेस रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, एमुनेशन टाइप, एंगेजमेंट रेंज और रीलोड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। कुल मिलाकर चाइना के ये सिस्टम एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड को हाईलाइट करता है कि फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ प्रिसीशन गाइडेड इंटरसेप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है, बल्कि सैचुरेशन अटैक के खिलाफ आज भी ओल्ड स्कूल हाई वॉल्यूम टैक्टिक काम करने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी ड्रोन स्वाम थ्रेट के लिए इसी तरह का डेडिकेटेड बैरेज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नए रोटरी विंग अनमेंड एरियल व्हीकल यानी RUAV प्रोग्राम की तरफ से है।
एचएएल की तरफ से रिसेंट ये बात कंफर्म किया गया कि वो अभी हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए एक रोटरी विंग अनमेन्ड प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जो कि लॉजिस्टिक और आईएसआर मिशन परफॉर्म कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एचएएल की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया कि बात एग्जिस्टिंग RUAV 200 की हो रही जिसको एचएएल और DRDO की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया या फिर फ्यूचर में अनमेन्ड ALS ध्रुव जैसी कोई लार्जर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्लान किया गया है। RUAV 200 को एक ऑटोनोमस म्यूल ड्रोन के कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप किया गया था। इसका मेन उद्देश्य मुश्किल पहाड़ी वाले एरिया में मौजूद हमारे जवानों तक खाने पीने का सामान, एमुनिशन, मेडिकल सप्लाई या फिर दूसरे एसेंशियल सामान को बिना पायलट के डिलीवर करना था। हाई अल्टीट्यूड हिमालयन ऑपरेशन में इसका एडवांटेज काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि रोटरी विंग UAV को रनवे के बिना ऑपरेट किया जा सकता है और एक कन्फाइंड एरिया से भी वर्टिकली टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं। और रूटीन रीसप्लाई मिशन में इनका इस्तेमाल करने से मैन्ड हेलीकॉप्टर के ऊपर लोड थोड़ा रिड्यूस होने वाला है। वहीं अगर एचएएल फ्यूचर में अनमेन्ड ध्रुव हेलीकॉप्टर को डेवलप करता है तो ये कैपेबिलिटी और भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इसमें लार्जर पेलोड, लॉन्गर एंड्योरेंस के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक के अलावा आईएसआर, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे मिशन में भी काम कर सकता है। और सबसे खास बात यह कि खतरनाक मिशन में हेलीकॉप्टर क्रू को रिस्क में डाले बिना मिशन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन अभी एचएएल ने यह कंफर्म नहीं किया कि RUAV प्रोग्राम RUAV 200 का नेक्स्ट फेज होने वाला है, अनमेन्ड ध्रुव प्रोग्राम होने वाला है, फिर दोनों को एक ब्रॉडर अनमेन्ड हेलीकॉप्टर रोडमैप के अंदर अभी डेवलप किया जाने वाला है। कुल मिलाकर भारत के हिमालयन सेक्टर के लिए ऑटोनोमस रोटर UAV एक मेजर कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बन सकते हैं क्योंकि ये अनमेन्ड हेलीकॉप्टर को रूटीन मिशन से फ्री करके उन्हें क्रिटिकल कॉम्बैट और टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए अवेलेबल करा सकते हैं जो कि आगे चल के हमारे लिए काफ़ी ऑप्शन को क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत को RUAV 200 को फास्ट ट्रैक करना चाहिए या फिर अनमेन्ड ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसी लार्जर प्लेटफॉर्म पर फोकस करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।